नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश धीरे-धीरे आर्थिक मंदी की चपेट में फंसता जा रहा है। मंदी के इस दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, रुपया टूटता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। शेयर मार्केट में तो तूफान आया ही हुआ है, सुनामी आई हुई है एक तरह से। और पिछले 6 महीनों में 94 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था चारों तरफ से चौपट होती जा रही है। रुपए की आप कीमत देख ही रहे हैं, दिन ब दिन लगातार डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड गिरती चली जा रही है। और अगर यही आलम रहा तो साल खत्म होते होते रुपए की कीमत $1 के मुकाबले कहीं ₹100 का आंकड़ा पार ना कर दे, ये भी कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा। तो अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार जो भी पैसा लगातार डूब रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो अन्य जगहों पर हो, चाहे वो बैंकों में हो, तो फिर आखिर हमारा पैसा सुरक्षित कहाँ हो सकता है? कहाँ हम अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं? तमाम चीजों को लेकर के आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, कहाँ जाकर ये सब कुछ थमेगा? इन सारी चीजों को लेकर के आज हम बात करेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के लगातार जो खबरें आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी सर मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर, क्योंकि आप सालों तक कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में बैंकिंग सेक्टर और शेयर मार्केट पढ़ाते रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते रहे हैं और आजकल अर्थव्यवस्था का क्या हाल है आप जानते ही हैं, तो इसी विषय को लेकर के आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सर, अगर हम बैंकों का हाल देखें तो ज्यादातर जो बैंक हैं उनके हाल बेहाल है। न्यू इंडिया बैंक में आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों की हजारों लोगों की जो है गाड़ी कमाई फंसी, ये सिर्फ एक इकलौती घटना नहीं थी पिछले कुछ सालों में, बल्कि ये कहें कि जब से ये सरकार आई है तब से 80 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक बंद हो चुके हैं इस देश में। तो क्या इस देश में बैंकों में भी आपका पैसा सुरक्षित है क्या? और जो भी अर्थव्यवस्था का हाल है इसको लेकर के सबसे पहले इस पर टिप्पणी आपकी। जय संविधान। देखो निधि, जो तुमने कहा कि मैंने अर्थशास्त्र पढ़ाया है और पढ़ा है, इसी कारण से कई बार मुझे जो स्थिति है उसको देखकर रात को नींद नहीं आती। तो मेरे ख्याल से वो लोग बड़े खुश होंगे और बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा नहीं और समझा नहीं और व्हाट्सएप में वो भक्त बन गए। उनके लिए बहुत अच्छा है, वो खुश रहें। वो तब तक खुश रहे जब तक कि पूरा बंटाधार ना हो जाए। अब मेरे साथ मुश्किल यह है कि मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, मुझे पता है क्या हो रहा है, इसलिए मैं बड़े कष्ट में हूं। और मैं अब भगवान से कामना करता हूं कि मैंने अर्थशास्त्र क्यों पढ़ लिया, मुझे चीजें समझ में क्यों आने लगी, वरना मैं भी ताली थाली मोमबत्ती सब जलाता और गोबर लीपता और ये सब करता रहता। लेकिन कष्ट है। चलिए देखिए, असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा यह है कि पहले तो बैंकों की स्थिति की बात कर लेते हैं, या रुपए की, जिसमें आप कहें उसमें पहले बात कर लेते हैं। किस पे बात की जाए? सर, पहले हम रुपए की बात कर लेते हैं रुपए की कि बात करें। जिस तरीके से सर ये जो रुपया है 70 से 75 पैसे डॉलर के मुकाबले, फिर 80 से 85, फिर 87, ये जो तेजी से कीमत घट रही है, अगर ये डॉलर के मुकाबले 90-95 हो गया तब फिर क्या होगा? देखो, असली मुद्दा यह है, विश्व में दो प्रकार के देश हैं। एक ऐसे देश हैं जो कि निर्यात मूलक हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो आयात मूलक हैं, इंपोर्ट ओरिएंटेड हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल समझनी आवश्यक है। कुछ लोग, भक्त लोग, अब उनसे बहुत गूढ़ बात तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें बात समझ में आती नहीं। उन्हें समझाना जो है वो बिल्कुल किसी मच्छर को समझाने के समान है। बुरा ना माने, वो अवमानना नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि जैसे मच्छर से आप कहते रहिए मत काटो यार, क्या जरूरत है, खून रख देता हूं, कहीं निकाल के खा लेना, पी लेना, लेकिन वो आप ही को काट के खून पिएंगे। देखिए, असली विषय यह है कि कुछ देश जैसे अमेरिका है, चीन है, जापान है, ताइवान है, यूरोप है, गल्फ कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे कंट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। भाई, चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर सारा सामान पूरे विश्व के अंदर बेचता है। और जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिनके यहां तेल बहुत ज्यादा उपलब्ध है, कच्चा तेल बहुत ज्यादा उपलब्ध है, वो तेल का एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, भारत के साथ समस्या यह है कि हम लोग, हमारी जो प्रवृत्ति है देश की, हम कंजम्पशन ओरिएंटेड हैं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं हैं।
अगर हमारे देश के 142 करोड़ों की आवश्यकता ही पूरी हो जाए और हमारे 142 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग पावर हो जाए, आप इमेजिन करिए अगर हमारे देश के 142 करोड़ लोगों के पास 10,000 रुपए महीना आ जाए, इतना ज्यादा कंजम्पशन हो जाएगा कि हम अपने देश में उसका उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और विश्व से, अच्छा विश्व की स्थिति डिफरेंट है। आप बताइए विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है? चीन की भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, यूरोप की भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। वरना आप विदेश जाइए तो वहां बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, छोटे प्राम में टहलाते हुए बच्चे नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ आपको एक ही स्कूटर में आपको 3 बच्चे मिल जाएंगे। अच्छा, 1-1 साल के डिफरेंस मिल जाएंगे। तो हमारे देश में बाकी जीडीपी कम हो जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाए, लेकिन चाइल्ड प्रोडक्शन में हमारा देश जो है सबसे आगे है। अच्छा, जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है निधि, तो कंजम्पशन ज्यादा होता है। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब जो बच्चा पैदा होगा उसे खाना तो चाहिए, उसका पेट तो भरना है। तो हमारा देश जो है इसकी प्रकृति ऐसी है कि हम कंज्यूम करते हैं, और पूरा विश्व भारत पे इसीलिए डिपेंडेंट है। अमेरिका हमारी चिरौरी क्यों करता है, यूरोप हमारी चिरौरी क्यों करता है, चीन हमारी चिरौरी क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि वो जानता है कि अगर भारतवर्ष की इकोनॉमी ठप हो गई तो उनकी भी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। माल बेचेंगे कहां? क्योंकि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड है, नंबर 1। नंबर 2, जो कच्चा तेल है वो हम आयात करते हैं। 80% हमारे देश के अंदर कच्चा तेल का आयात होता है। हमारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर का निकास होता है, बाहर जाता है डॉलर, उसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो कच्चे तेल का है और गोल्ड का है। हमारे महिलाओं को गोल्ड का बड़ा शौक है, तो एक तो गोल्ड बड़ा इंपोर्ट होता है, और एक हमारे यहाँ कच्चा तेल जिसकी आवश्यकता है वो इंपोर्ट होता है। अच्छा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जिनके यहां निर्यात ज्यादा होता है, उनकी करेंसी अगर वीक हो जाए उन्हें फायदा होता है। हमारे जैसे देश को जो आयात मूलक है, जिसे चीजें इंपोर्ट करनी है, उनकी करेंसी वीक हो जाए उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब भक्तों को कौन समझाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो हमसे डिस्कशन करते हैं, साहब हमारी ही थोड़ी करेंसी वीक हो रही है, उनकी भी वीक हो रही है। अरे भैया, वो तो जानबूझ के अपनी करेंसी वीक रखते हैं। जापान जानबूझ के अपनी करेंसी वीक रखता है, चीन जानबूझ के अपनी करेंसी वीक रखता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। कारण क्या है, अब आप समझिए कारण क्या है। निधि, अगर तुम मान लो $1 लाख का माल निर्यात करती थी रही हो, मान लो तुम्हारे पास फैक्ट्री हो, कोई प्रोडक्ट हो, $1 लाख का, जिस समय तुमने ऑर्डर बुक किया उसका दाम था $70 पर डॉलर, तो तुम्हें कितने रुपए मिलते? $1 लाख का माल भेज के 70 लाख रुपए। लेकिन अगर वही $90 का डॉलर हो गया तो तुम्हें कितने मिलेंगे? 90 लाख रुपए। इसका माने जो निर्यात कर रहा है उसको 20 लाख का फायदा हो जाएगा। अच्छा, जो आयात कर रहा है उसके साथ क्या होगा? जो आयात कर रहा है वो जब $70 का डॉलर था, तो जब वो और $1 लाख का ऑर्डर करता था तो उसको 70 लाख रुपए देने पड़ते थे। अब उसे 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो उसका 20 लाख का नुकसान हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इसलिए हमें कमजोर रुपये का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, एक तो मुद्दा यह हुआ। एक और चीज समझिए, मान लीजिए आपने इंडस्ट्री के लिए $1 लाख का लोन लिया। आपको मान लीजिए आज के तारीख में 86 लाख रुपए की जरूरत है, लोन चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए। एक तरीका तो यह है कि भारतीय बैंकों से लोन ले लीजिए आप 86 लाख रुपए का। दूसरा यह है कि विदेश से $1 लाख का लोन ले लीजिए। मान लीजिए आप भारतीय बैंक से 86 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो 86 लाख रुपए में आपको पता चल जाएगा इतना मुझे इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा, इतना मुझे मूलधन देना पड़ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 86 लाख रुपए का लोन अमेरिकन डॉलर में लिया और जब रिपेमेंट का टाइम आया उस समय 86 रुपए के बजाय $100 का डॉलर हो गया, आपको 86 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आपको 100 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसका माने जो विदेशी ऋण लिया है उनका भुगतान करने में आपकी जान निकल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आज विदेशी निवेशक भारतवर्ष से पैसा निकाल रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण
बहुत बड़ा कारण रुपए का कमजोर होना है। चलिए हम आप तो भारतीय हैं, मान लीजिए आप अमेरिकन होती और आपने $1 लाख के भारतवर्ष के अंदर शेयर खरीदे होते। जब आपने खरीदे होते तो उस समय डॉलर का $70 का डॉलर था। आपने खरीद लिए शेयर, आपको उसमें 50% का फायदा हो गया इंडियन शेयर मार्केट में, और जब आप उसको बेचने निकले तब तक रुपया 50% कमजोर हो गया। आपको एक ढिल्ले का फायदा नहीं होगा, क्योंकि फायदा जो है वो कंपनसेट हो गया रुपए के डिप्रिसिएशन से। तो भारत में निवेश क्यों करेंगे? आपने अपने छोटे भाई को, आपका छोटा भाई नहीं, ले मान लीजिए छोटा भाई होता आपको, उसे आप ऑक्सफोर्ड या तुम चली जाओ ऑक्सफोर्ड पढ़ने, और तुम्हारे पिताजी ने व्यवस्था कर रखी है, मान लीजिए कि $1 $86 का है, 86 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली कि 2 साल में लड़की वहां बढ़िया पढ़ के आएगी, फिर अपना 20 लाख रुपए महीना कमाएगी, लोन भी वापस हो जाएगा, शादी भी अच्छी हो जाएगी, लड़का भी अच्छा मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने भेजा तो पूरी व्यवस्था उन्होंने 86 लाख की कर ली थी। जब तक तुम पढ़ने पहुंची तब तक रुपया 86 से 100 हो गया। अब उन्हें 1 करोड़ रुपए, 14 लाख रुपए और व्यवस्था करनी होगी, और उनका नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने कर भी दिया, मान लीजिए पिताजी ने कुछ करके 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, फिर नौकरी तुम्हें नहीं मिली तो तुम्हारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा? तो एजुकेशन लेने के बाद, एजुकेशन लोन लेने के बाद अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिली तो उसकी स्थिति क्या होगी? अच्छा, विदेशी आपके देश में आए, अगर विदेशी पर्यटक आपके देश के अंदर आते हैं पर्यटन करने, तो आपके देश के अंदर डॉलर आता है। जब डॉलर आता है, जब आप निर्यात करते हैं तो आपके यहां डॉलर आता है तो रुपया मजबूत होता है, और जब आप विदेश जाते हैं या आप इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बाहर जाता है, रुपया कमजोर होता है। आपके देश के अंदर अभी वहां नागपुर के अंदर देखिए, आपने बवाल मचा रखा है औरंगजेब की कब्र खोदने के चक्कर में। अब औरंगजेब की कब्र में ही वहां बवाल मचा हुआ है, पूरी आग लगी हुई है, पूरा नागपुर जल रहा है। अब विदेशी ये सोचे कि यार क्या मतलब औरंगजेब से, यार कितने साल पुराना औरंगजेब, उसकी कब्र थी कि उसे क्या उखाड़ दोगे, क्या कर दोगे? मतलब हमारा कोई पुश्त वाला अगर किसी मुसलमान देश में उसका राख जलाई गई है, उसका कोई स्मारक बना गया है, वो उसको तोड़ने लगे, जैसे वो तालिबान ने किया था, महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया था। तो इस प्रकार की जाहिलाना हरकत विदेशी आपके देश में क्यों घूमने आएंगे? भाई वो तो नहीं जानते ना कि महाराष्ट्र से दिल्ली बहुत दूर है, काशी बहुत दूर है, आगरा बहुत दूर है, उन्हें लगेगा इंडिया इज अनसेफ। तो आप ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं जिससे इंडिया की, भारतवर्ष की असुरक्षा जो है पूरे विश्व के अंदर व्याप्त हो रही है कि ये वो देश जो हमेशा तनाव रहित था और ये बड़ा मोहब्बत का देश था। मैं तो काशी में पढ़ा हूं, काशी और प्रयाग, मतलब काशी और प्रयाग में ही मेरा 90% जीवन, मतलब जब तक मैं नौकरी करने बाहर नहीं निकला, मेरा पूरा जीवन काशी और प्रयाग, इतने दोनों प्यारे शहर, बिल्कुल संतों वाले, मस्ती वाले। चले गए, पान खा लिया, आधे घंटे बैठ गए, घंटे बैठ गए, यही याद नहीं रहा यार ऑफिस जाना है, जब पान वान खा के चुके, यार यार मुझे तो ऑफिस जाना। इतने मस्ती वाले लोग, और आज के तारीख में हर जगह तनाव, हिंदू मुसलमान से परेशान, मुसलमान हिंदू से परेशान, साउथ वाले नॉर्थ से परेशान, नॉर्थ वाले साउथ से परेशान, वो हिंदी से परेशान, वो तमिल से परेशान, पेरियार वाले सनातन से परेशान, सनातन वाले अम्बेडकराइट और पेरियार वालों से परेशान। तो विदेशी आपके देश में क्यों आएंगे, डॉलर क्यों लेके आएंगे? आपका देश कैसे मजबूत होगा? लेकिन राजनीति, जब तक ये विभाजन नहीं होगा, देश टूटेगा नहीं, तब तक लोगों की राजनीतिक गोटियां कैसे फिट हो? वही जो पहले लोग कहा करते थे, आरएसएस वाले, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें दलित और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा देश रहने लायक नहीं होगा। वैसा ही देश आप बना रहे हैं। अरे जिसकी जो भावना है, जो जिसको मानना चाहे माने, लेकिन विदेशी आपके पास क्यों आएंगे? फिर अगर आप इस तरह की निकृष्ट चीजें करोगे तो विदेशी जो व्यवहार अभी तक आपके साथ करते थे कि ये भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदू बड़े सहिष्णु होते हैं, क्या हम हिंदू अपनी सहिष्णुता का प्रमाण दे रहे हैं क्या? मैं तो जब भी विदेश गया हमेशा मुझे मान सम्मान इसलिए मिला कि हिंदुओं का पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का हिंदुत्व देखते हैं, वो ये गुंडई का हिंदुत्व नहीं देखते, क्योंकि गुंडई और हिंदुत्व साथ चल ही नहीं सकते, लेकिन आज चल रहे हैं 11 साल से। तो इसलिए रुपए का कमजोर होना
हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज्यादा विनाशकारी है कि मुझे रात में नींद नहीं आती है। बिल्कुल सर, अब हम तो ये रोज सुन ही रहे हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन अब इसका कारण क्या है? आखिरकार दिन ब दिन क्यों रुपया कमजोर हो रहा है? क्यों आखिरकार ये जो डॉलर के मुकाबले है वो घटता चला जा रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं नहीं, उसका कारण वही है ना भाई, अगर आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे, अगर आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे, अगर आपके देश में लोग पढ़ने नहीं आएंगे, घूमने नहीं आएंगे, और आपके लोग विदेश घूमने जाएंगे और पढ़ने जाएंगे, तो रुपया कमजोर हो जाएगा। भाई आपने मेक इन इंडिया की बात की थी। अगर मेक इन इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ गया होता, अगर मंदिर मस्जिद बनाने के बजाय, उन विवादों में पड़ने के बजाय, अगर हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगी होती, जैसे राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश में 4 फैक्ट्री लगाई थी फर्टिलाइजर की, 7,500 करोड़ उस जमाने में उसकी कॉस्ट थी। आपके जगदीशपुर में भी लगी थी, बबराला में भी लगी थी, लाखों लोगों को नौकरियां मिली, एम्प्लॉयमेंट हुआ, शहर डेवलप होता है। इंडस्ट्री तो लगाई नहीं। उत्तर प्रदेश में कौन सी इंडस्ट्री लगी, तुम बता दो मुझे। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो अपने देश के कंजम्पशन के लिए आप चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी ना। जब इंपोर्ट करोगे तो रुपया वीक हो जाएगा। फिर अपने देश की आपने छवि ऐसी बना दी कि हम बड़े हिंदूवादी लोग हैं, हमें क्रिश्चियन मुसलमानों से घृणा है। अगर क्रिश्चियन मुसलमानों से घृणा हो तो क्रिश्चियन मुसलमान तुम्हारे देश में घूमने क्यों आएंगे? निर्यात तुम कर नहीं सकते भाई, जब तुम्हारे देश में प्रोडक्शन अपने ही देश लायक नहीं हो रहा है, तुम निर्यात कैसे करोगे? तो आयात पे निर्भर करना पड़ेगा, तो रुपया कमजोर होगा। रुपया कमजोर होगा तो विदेशी संस्थागत निवेशक हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में बेचेंगे और रुपया और कमजोर होगा, और जितना रुपया कमजोर होगा उतना विदेशी संस्थागत निवेशक और ज्यादा बेचेंगे। तो आप देश, इसलिए मुझे चिंता होती है। दर्शक श्रोता पूछते हैं स्वामी साहब क्यों अपनी खून जलाते हो 73 साल की उम्र में? अभी 73 का हुआ नहीं, 14 अप्रैल को होऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मेरा निधि जन्मदिन एक दिन है। 14, मुझे विश कर देना 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो इसलिए मैं बड़ा अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं उसी दिन मेरा जन्म हुआ जिस दिन बाबा साहब का हुआ। जी सर, अब हम बात कर लेते हैं अपने पैसों की। डॉलर की तो बात हो गई कि लगातार गिरता जा रहा है, तो अगर पैसा है, मिडिल क्लास के पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, तो फिर आखिर इसको रखे कहाँ? शेयर मार्केट में रख नहीं सकते, आप उसका हाल देख ही रहे हैं। और मोदी जी के इस दौर में सोना चांदी की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि सोने चांदी के जो भाव है, जो रेट है, वो तो आसमान छू रहे हैं। इसके बाद सोना चांदी छोड़कर अगर आप निवेश की बात करें तो फिर दो ही जरिए बचते हैं। पहला है शेयर मार्केट, उसका हाल आप देख ही रहे हैं, लाखों परिवारों की कमर टूट चुकी है और पिछले 6 महीनों में 94 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुका है पैसा। तो अब अगर आप शेयर मार्केट भी छोड़ देते हैं तो फिर रियल स्टेट है, और रियल स्टेट में आज आप देख रहे हैं कि आज के दौर में जो महानगर है, बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर 10 लाख से ज्यादा फ्लैट्स जो है वो बनकर खड़े हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है, और इन 10 सालों में खरीदार है ही नहीं। 10 लाख मकान बनकर खड़े हुए हैं। तो अब बचा बैंक, और बैंकों का हाल आप देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स कितने सारे बंद हो चुके हैं, 80 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि जो बड़े बड़े बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब सरकारी बैंक है, क्या यहाँ आपका पैसा सुरक्षित है? देखो निधि, तुम्हें इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और देश के 98% लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है कि निर्मला ताई तुम्हें पैसा कमाने ही नहीं देंगी। जब पैसा कमाने ही नहीं देंगी तो ये चिंता तो उन्होंने तुम्हारी दूर कर दी, पैसा रखें कहां? जब पैसा होगा नहीं तो रखने की समस्या ही नहीं होगी, वो समस्या तो उन्होंने करीब करीब दूर कर दी। अच्छा, अब आपने की बात गोल्ड की। अब गोल्ड की सुनिए। गोल्ड के दाम पिछले 2 साल में लगातार बढ़े हैं। इस बढ़ने का कारण केवल यह है कि अमेरिका ने, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल पहले हुआ, उस समय अमेरिका ने रशिया के बहुत सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। तो बाकी देशों को चिंता हुई कहीं अमेरिका, क्योंकि सारा ट्रेड जो वर्ल्ड के अंदर होता है डॉलर के अंदर होता है, तो लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। चीन ने तो 2014 से गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। बाकी देशों ने भी गोल्ड किए। भाई गोल्ड ऐसा है, जब चाहेंगे बेच देंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे, और हमारे अकाउंट फ्रीज, जैसे हम लोग भी अगर हमें लगे कि बैंक डूब जाएंगे, शेयर मार्केट डूब जाएगा, तो हम सोचेंगे यार गोल्ड खरीद लो, गोल्ड तो कहीं भी बिक जाएगा।
वही हो रहा है। तो लोग सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गोल्ड खरीदने वाले ज्यादा खुश ना हो। जिस दिन ये गिरेगा तो औंधे मुंह गिरेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं। देखिए, एक से आज शेयर मार्केट जो है करीब 1% ऊपर है, स्मॉल कैप करीब 1.5% ऊपर है, मिड कैप करीब 1.5% ऊपर है। आज शेयर मार्केट में रौनक है। कितने दिन रहेगी मुझे नहीं पता, फिर गिर पड़ेगी उठेगी मुझे नहीं पता। लेकिन शेयर मार्केट और गोल्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज ऊपर जाती है, दूसरी नीचे जाती है। अभी गोल्ड ऊपर जा रहा है तो शेयर नीचे आ रहे हैं। जिस दिन शेयर ऊपर जाएंगे गोल्ड नीचे आ जाएगा। और जो लोग आज लालच में गोल्ड खरीदे चले जा रहे हैं वो भी नुकसान में आ जाएंगे। आ सकते हैं, आएंगे मुझे नहीं पता, आ सकते हैं। देखिए, एक वॉरेन बफेट का एक बहुत मोटा सिद्धांत है जो आपके हर दर्शक श्रोता को पता होना चाहिए, तुम्हें भी पता होना चाहिए। अभी तुम्हारा जीवन बहुत बाकी है, तो यू शुड ऑल्सो नोट, व्हेन द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी, व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी। मतलब किसी भी चीज में पीक होते हैं और बॉटम होता है, और वो ये उतार चढ़ाव में खेल खेलता रहता है। चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे शेयर हो, या जीवन काल हो। हमारा जीवन काल भी, जैसे मैं तो अपने स्टूडेंट से क्लास में मजाक किया करता था। मैंने कहा यार देखो, ये ज्यादा इतराओ मत, ये 20-21 साल में ज्यादा काले काले बाल घुंघराले लेके घूमते रहते हो। मेरे भी ऐसे ही बाल थे जब मैं जवान था, और तुम भी बेटा मेरे ही जैसे बुढ़े होगे। ये जीवन चक्र है। जवानी से बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे से परमेश्वर के पास जाएंगे, और फिर एक नया जन्म होगा, फिर बच्चे से शुरू करेंगे। ये चक्र है जीवन का। जो चीज जब बढ़ती है, तो जब अपने बॉटम पे होती है, जब पैनिक पे होती है, तो बहुत बुद्धिमान लोग उसको खरीदते हैं। उससे कम बुद्धिमान जब थोड़ा बढ़ जाता है तो खरीदते हैं। और जो सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं, कोई बुरा ना माने, वो जब मार्केट अपने पीक पे पहुंच जाता है तो खरीदते हैं। अच्छा, जब मार्केट में पीक पे चला जाता है, जब ग्रीड आ जाती है, बहुत बुद्धिमान लोग जैसे ही टॉप पे ग्रीड आ जाती है बेच देते हैं। जो उनसे कम बुद्धिमान होते हैं वो जब 5% गिर जाता है उसके बाद बेचते हैं। और जो बड़ा मूर्ख होते हैं, जहां से शुरू हुआ था जब वहीं पहुंच जाता है फिर वो बेचते हैं। उसके पहले सोचते हैं कि नहीं भी गिरा है बढ़ जाएगा, बढ़ा है तो गिर जाएगा। वो उसी चक्कर में, क्योंकि पता कुछ है नहीं, ऐसे ही अपना किसी ने बता दिया खरीद दो बेच दो, अपना खरीद बेच लेते हैं, नुकसान हो जाता है। गोल्ड के साथ भी यही हो रहा है। आज लोग लालच में गोल्ड खरीद रहे हैं, और अब लालच जिस दिन इंतहा कर लेगा, और जिस दिन शेयर्स में इंतहा हो जाएगी पैनिक की, शेयर मार्केट ऊपर चलने लगेगा और गोल्ड नीचे चलने लगेगा। तो इसलिए ये जीवन का सिद्धांत अपने जीवन में हमेशा रखो कि जीवन एक चक्र है। और जो भी यहां पे अपने को तीरंदाज समझता है, बहुत खूबसूरत या बहुत ताकतवर या बहुत पैसे वाला, भगवान 2 मिनट लगाता है उसकी सारी औकात दिखाने का। इसलिए भगवान को प्रार्थना करो, जो अल्लाह को मानने वाले उनकी प्रार्थना करें, गुरु साहब को मानने वाले उनकी प्रार्थना करें, और जो गैर सनातनी है उनका भी अपमान न करें। भाई हम सनातनी हैं, इसका मतलब थोड़ी हम क्राइस्ट की और पेरियार को मानने वालों को अपमानित करें और उनको गालियां दे। अरे वो भी हमारे देश के वासी हैं भाई, उनकी पद्धति अलग है, वो मानते कुछ और हैं तो मेरे भाई। अच्छा सर, अब आपने कह दिया कि निर्मला ताई वो बचाने तो नहीं देंगी पैसे, लेकिन मान लीजिए अगर बचे हुए हैं मिडिल क्लास के पास अगर 1 लाख रुपए हैं भी, तो आपने कहा सोने में ना करे इन्वेस्ट, शेयर मार्केट डूब ही रहा उसमें भी ना करे, प्राइवेट बैंक भी डूबे जा रहे हैं, बंद हुए जा रहे हैं। तो मैं ये पूछ रही थी कि यार सरकारी बैंकों में पैसा सुरक्षित है क्या? वहां पर हम पैसा रख सकते हैं अपना? देखो, कंपैरिजन किया जाता है। सेफ तो केवल आरबीआई का बॉन्ड है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। देखिए, एक चीज फाइनेंस का एक सिद्धांत है निधि, इन्वेस्टमेंट करते समय 3 चीजें देखनी चाहिए, एक रिटर्न, एक रिस्क और एक लिक्विडिटी। अगर तुम्हारा 5%, 4.5% का रिटर्न पे तुम खुश हो तो आरबीआई का बॉन्ड खरीद लो, 100% सेफ है। लेकिन रिटर्न बहुत कम मिलेगा, इन्फ्लेशन से भी कम मिलेगा, तो तुम्हें हर साल नुकसान होगा 1% का। तुम्हें रिटर्न और ज्यादा चाहिए, तुम्हें 8% का रिटर्न चाहिए, सरकारी बैंक में आ जाओ, रिटर्न ज्यादा मिलेगा लेकिन रिस्क भी ज्यादा हो जाएगी।
तुम प्राइवेट अच्छी बड़ी कंपनी में चले जाओ, 9.5% का रिटर्न मिलेगा, रिस्क और ज्यादा हो जाएगी। 12% में पैसा लगाओगी, रिस्क और ज्यादा हो जाएगी रिटर्न। और अगर 25% के रिटर्न में, जैसे बहुत सारे लोग बेवकूफ बनते हैं कि आप डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, वो उस टाइप के अगर कोई प्रॉफिट देने की बात कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। और तीसरी चीज है लिक्विडिटी। देखिए, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, शेयर में, डिवेंचर में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, मिड कैप में लिक्विडिटी अलग अलग है। तुम आज प्रॉपर्टी खरीद सकती हो, पैसा लेके जाओ, कल खरीद के आ जाना, और जिस दिन बेचने जाओगी बिकेगा नहीं। ज्वेलरी खरीद सकती हो, जिस दिन बेचने जाओगी ज्वेलरी कैश नहीं कोई देगा, वो कहेंगे एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि 15% पहले कमाया था, 15% फिर कमाएंगे। तो जो तुमने ज्वेलरी 1 लाख की खरीदी थी, जो 1,15,000 की हो गई थी, बेचने जाओगे फिर 1 लाख की बिकेगी। और जब नया 1 लाख का खरीदोगे, वो 85,000 की तुम्हें देगा। तो इसलिए अगर मेरी बात मानो, आज की तारीख में 6 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहती तो सरकारी बैंक में, एसबीआई में, पीएनबी में, यूनियन बैंक में अगर पैसा डालोगी तो 99% सेफ है। लेकिन अगर तुम रिस्क, भाई देखिए, हर आदमी अलग अलग टाइप का होता है निधि, ऐसा तो नहीं हर आदमी की प्रकृति एक प्रकार की है। कुछ लोग जोखिम उठाते हैं, कुछ लोग जोखिम नहीं उठाते। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हर आदमी को, हर बच्चे को अगर एक चीज समझ जाए, वो उसके जीवन में कभी उसे कष्ट नहीं होगा। और ये माता पिता को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। बच्चे तो नहीं कर पाते, माता पिता को करना चाहिए। अपने बच्चे की स्वॉट करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा उसके माता पिता जानते हैं, उसकी प्रवृत्ति जानते हैं, प्रकृति जानते हैं। तुम 3 भाई बहन हो, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम तीनों एक जैसे होगे। हो सकता है तुम्हारी बहन को खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, तुम्हें ना आता हो सकता है, आई डोंट नो बनाना आता है कि नहीं, उन्हें आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। प्रवृत्ति अलग है। तो तुम्हारे माता पिता को गाइड, तो तुम एक अच्छी एंकर हो, ये बेस्ट एंकर हो मेरी निगाह में, तो तुम बेस्ट एंकर हो। तो एंकरशिप तुम कर सकती हो, ये अगर विधा नहीं पता होती। जैसे मैं मजाक करता था, अपने स्टूडेंट से कहता था, वो हमसे, मेरे से आगे पूछे, सर मैं क्या करूं, क्या क्या वो लूं, सब्जेक्ट क्या पकड़ूं। मैंने कहा यार तुम एक चीज ये बताओ, सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान मान लीजिए अपने अपने टीचर के पास गए होते जब वो 14-15 साल के थे, और शाहरुख खान जिस टीचर के पास गया होता वो क्रिकेटर होता, और बिना शाहरुख खान के और सचिन तेंदुलकर के गुणों को देखे हुए वो कहता शाहरुख खान से तुम क्रिकेटर बन जाओ, और सचिन तेंदुलकर से वो कहता कि तुम हीरो बन जाओ, दोनों का क्या हश्र होता आज की तारीख में? जीरो होते, जीरो। दोनों बर्बाद हो गए होते। उनका कोई ना सचिन तेंदुलकर की पिक्चर देखता और ना कोई शाहरुख खान के क्रिकेट में वो पहले जीरो आउट होते या सिर फोड़वा के आ जाते। तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है ये देखो, तुम्हारा गुण क्या है, तुम्हारा दोष क्या है, और जिस दिन तुम्हें अपने गुण दोष का अभिज्ञान हो गया और रियल अभिज्ञान हो गया, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ लोग रिस्क लेने वाले होते हैं, कुछ लोग रिस्क नहीं लेने वाले होते हैं। वो जब तक आप, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपको अपने देश की प्रवृत्ति अगर नहीं पता है, और आप अमेरिका जाते हो, वहां बड़ी बड़ी रोड देखते हो, अपने देश में भी रोड बना दी। नहीं जी, एक चीज बताऊं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। स्मार्ट सिटी अगर बन जाए, वैसे बना कुछ नहीं, मोदी जी ने कहा था 10 साल पहले स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मान लीजिए स्मार्ट सिटी बन जाए, तुम्हारा लखनऊ का पूरा इलाका मान लीजिए स्मार्ट सिटी हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, मेट्रो हो, ट्राम हो, जैसे अमेरिका में, यूरोप में होती है। तुम्हारे लखनऊ के 80% लोग भूखे मर जाएंगे। हिंदुस्तान के विदेशियों से पूछो ना, जब विदेशी कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, विदेशी जानते हो क्या कहते हैं? कि आपके यहाँ चीप लेबर और आपके यहाँ घर में काम करने वाली मेड्स और घर में सब्जी और फल देने वाले लोग, ये अगर अमेरिका में मिल जाए तो अमेरिका स्वर्ग बन जाए। भाई उनके यहाँ तुम करोड़पति हो या अरबपति हो, तुम्हें झाड़ू भी खुद लगानी है, पोछा भी खुद लगाना है, सफाई भी खुद करनी है, खाना भी खुद बनाना है, खाना भी खुद लाना है। तुम इस सुख की अभी कल्पना ही नहीं कर पाती भारतवर्ष के अंदर कि बेचारा जो सब्जी बेचने वाला है तुम्हारे घर के बाहर आके आवाज दे के तुम्हें सब्जी बेचता है, क्योंकि उसको अपना पेट भरना है। स्मार्ट सिटी में तो वो घूमेगा नहीं।
झुग्गियां लगेंगी नहीं, जब झुग्गियां नहीं होंगी तो रहेगा कहां वो बेचारा, स्मार्ट सिटी के मल्टी स्टोरेज में 6 करोड़ का फ्लैट लेके थोड़ी रहेगा। तो ये आप विदेश देख के आते हैं, उसी यहाँ कल्पना करके भारतवर्ष में वही ठेलने लगते हैं, और भारतवर्ष के अंदर भैया महात्मा गांधी का सिद्धांत ही चलेगा। वी वॉन्ट स्मॉल स्मार्ट विलेजेस, वी डोंट नीड स्मार्ट सिटीज। इतने बढ़िया गांव बना दो, इतने सुंदर गांव बना दो कि अखिल स्वामी भी जाके गांव में बस जाए। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि बैंकों का हाल देखें तो ज्यादातर बैंकों के हाल बेहाल है, और सोने चांदी की कीमत आपने बताई ही कि उसमें कैसा नुकसान है आगे चलकर, और शेयर मार्केट का हाल तो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो क्या सर, सवाल ये है कि क्या हम वाकई में भयंकर मंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, केवल भयंकर मंदी की तरह नहीं बढ़ रहे, अभी भी अगर हम चेत जाएं, अभी भी चेत जाएं। देखिए, मेरे भारतवर्ष की क्षमता बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी देश में है तो भारतवर्ष में। देखिए, मैं तो कहता हूं, और ये बात आपने सुना होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भारतवर्ष के स्कूल में जाते थे, वो हमारे स्टूडेंट से मिलकर कहते थे, आई विल गो बैक टू अमेरिका एंड टेल दोज स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम इंडिया। अरे हमारे बच्चे जो हैं मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, उन्होंने संघर्ष देखा है। अमेरिका और यूरोप के बच्चों को संघर्ष देखा कहां उन्होंने? हर चीज तो उनको स्पून फेड हो जाती है, हर चीज कंप्यूटर से मिल जाती है। हमारा बच्चा तो बेचारा रट रट के, घट्टे घोट घोट के, बेचारा गरीबी में जी के उस प्रकार से जीवन जीता है। अगर हमारे देश का प्रायोरिटीज ठीक हो जाए, प्राथमिकताएं ठीक हो जाए, अगर हम ये धर्म के दलदल में ना उतरें और अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, औद्योगिकरण करें, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था देश की आजादी के बाद, हमारे देश के मंदिर इंडस्ट्रीज होंगी। अब सारे इंडस्ट्रीज तो विदेश जा रहे हैं भाग भाग के, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कर दिया है, 45 करोड़ है तो आ जाओ, मैं तुम्हें ग्रीन वो दे दूंगा। गरीबों को वापस भेज रहा है, अमीरों को अपने आप बुला रहा है। तो हमारा देश अब गरीबों का देश रह जाएगा, क्योंकि आपने देश में पूंजीपतियों और जो छोटी यूनिट्स थी उनको बंद कर दिया, सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया, और जिस दिन अडानी अंबानी चले गए उस दिन भट्टा बैठ जाएगा हमारे देश का। बिल्कुल सर, आज आपने बहुत ही बढ़िया-बढ़िया जानकारियाँ दी दर्शकों को। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होंगी। फिलहाल तो ये डर का माहौल है आपकी बातों से कि जो कुछ भी बताया आपने कि आगे क्या होने वाला है, डर के तो आगे जीत है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल सर, डर के आगे जीत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से गर्त में जा रही है, और रुपए का क्या हाल है, शेयर मार्केट का क्या हाल है, सोने चांदी का क्या हाल है, सारी चीजों को लेकर आज हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।